Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the very first chapter of your NCERT Science class 10th chemistry part. I will be discussing here, and also welcoming you for this new session. ठीक है, तो NCERT Science का ये चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. चेंज की बात करते हैं. चेंज का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? व्हेन वी टॉक अबाउट ए चेंज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब चेंज की बात करते हैं तो अगर एक सिंपल सा लाइफ का एग्जांपल बात करें, अगर मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, तो उस केस में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि यस, योर फ्रेंड जो है उसमें कुछ बदलाव आ गया है. ठीक है, जो 10 साल पहले था उसका 10 साल के बाद में अगर आप चीज़ नोटिस करेंगे तो उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज नज़र आएगा. ठीक है, और ऐसा जो चेंज होता है, ऐसा जो आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चेंज. अब अगर नेचर की बात करें तो हमारे पास में चेंज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और ये जो चेंज के जितने भी जो एग्जांपल्स हैं उनको हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, ये सब क्लास 6, 7, 8, 9 की बातें हैं. इनके बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका प्रीवियस क्लास का नॉलेज है, दैट इज़ द प्रीवियस क्लास नॉलेज. ठीक है, तो इस क्लास में फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो जनरली जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है. देयर इज़ ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी. हो सकता है एक प्रॉपर्टी में चेंज हो, या हो सकता है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है. ठीक है, इफ़ इट इज़ ए चेंज देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ए फिजिकल चेंज. In this change means physical change, there may be a physical change in physical properties. और इसके अलावा देखिए क्या होता है, जनरली जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है. अब ये रिवर्सिबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? दैट विल बी अंडरस्टैंड, दैट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ठीक है, या एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे सभी को पता है जो वाटर होता है उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है, वाटर जो होता है उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं. वाटर सॉलिड फॉर्म आइस. अगर इस आइस को आप मेल्ट करते हैं, इफ़ यू मेल्ट दिस आइस देन इट बिकम्स वाटर. और वाटर जो है वो इसका लिक्विड फॉर्म होता है. आइस जो है वो क्या है? सॉलिड फॉर्म है, और वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है. ठीक है, तो इसका फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड था, और आफ्टर चेंज ये क्या बन गया? अब आपका लिक्विड बन गया हीट करने पर. ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वाटर को अगर हम कूल करें, वाटर को हम ठंडा करें, कूल करें, तो क्या वापस हम आइस गेट कर सकते हैं? कैन वी गेट? यस, आंसर इज यस. वी कैन गेट द वाटर, द आइस फ्रॉम दिस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग. ठीक है, यस. एंड अनदर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था आइस से वाटर बन गया हीट करने पर, एंड देन वाटर इज कूल डाउन टू गेट आइस. इन द सेम वे अगर आप वाटर को हीट करते हैं, वाटर जो है उसका लिक्विड फॉर्म है, और उस वाटर को अगर आप हीट करते हैं देन इट बिकम्स द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर का जो गैसियस फॉर्म होता है दैट इज़ जनरली कॉल्ड स्टीम. ठीक है, गैसियस स्टेट में. और अगर आप इसको वापस कूल करते हैं, स्टीम को अगर आप वापस कूल करते हैं तो इट बिकम्स वाटर. ठीक है, ये जो चेंज है इस चेंज को हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिवर्सिबल चेंज. दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? रिवर्सिबल का मतलब आइस से वाटर में जाना, दैट इज इफ़ यू कॉल फॉरवर्ड रिएक्शन, देन द बैक साइड और कमिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज कॉल्ड इट्स बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर कोई चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में पॉसिबल होता है देन दैट इज कॉल्ड
ए रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वाली फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ? देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। आइस जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, यानी कि जस्ट 0 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है, वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है उसको हीट करने पर वाटर मिलता है, और वाटर की लिक्विड फॉर्म जो है उसको हीट करने पर स्टीम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। ठीक है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस फिजिकल चेंज इन द नेचर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल चेंज की। जब हम कोई केमिकल चेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है। ठीक है, अब किसी केमिकल प्रॉपर्टी में जब चेंज आता है तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी में चेंज आए एट ए टाइम, हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने के अलावा जो है ये जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल भी होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल का कोई एग्जांपल, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास है मिल्क, और मिल्क से आपने बनाया कर्ड, मिल्क से क्या बनाया? कर्ड। अब देखिए कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? यस, इसकी जो पीएच होती है उसके अंदर यहाँ पर चेंज आता है। मिल्क का टेस्ट अलग हो जाएगा, यानी कि इसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी है, टेस्ट है, इसका पीएच है, ये सब जो है इनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जनरली इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं ले सकते, यू कैन नॉट गेट मिल्क फ्रॉम कर्ड, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। तो किसी केमिकल चेंज को, अगर आप किसी केमिकल चेंज को विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सिंबल्स, किसी केमिकल चेंज को विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सिंबल्स अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, देन दैट केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर हम उसको क्या बोल देंगे? केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एक एग्जांपल। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ए टाइप ऑफ केमिकल चेंज, a type of chemical change, a type of chemical change in which the substances which are participating and produced are represented, a type of chemical change in which the substances which are participating and produced are represented by symbols, is called a chemical reaction। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को हम एक एक्टिविटी की हेल्प से लर्न करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जो है जो याद रखना है और जो आपके सिलेबस में है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है, और ये जो मैग्नीशियम मेटल होता है ये रिबन की फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में, या जो आपका केमिस्ट्री लैब होता है उस केमिस्ट्री लैब में जो आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम वो क्या होता है? एक रिबन की फॉर्म में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैग्नीशियम का एक रिबन है। ठीक है, इसमें से जब आप मैग्नीशियम निकालते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम कुछ इस तरह से आपको मिलता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, अब देखिए इस मैग्नीशियम के रिबन को
अगर हमें बर्न करना है, मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करना है, तो इसको बर्न करने से पहले, अच्छा मैग्नीशियम जो मेटल है वो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम इजीली ब्रेक कर लेते हैं, या हम इसको इजीली पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन जो होता है, इसको अगर हमें बर्न करना है तो इसको बर्न करने से पहले जनरली जो सैंड पेपर होता है आपका, सैंड पेपर, उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, इसको क्लीन किया जाता है। क्यों किया जाता है क्लीन? बिकॉज इसकी जो सरफेस होती है, जो मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन की जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, कुछ ऑक्साइड्स की लेयर्स होती है, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड्स की जो लेयर्स होती है उनको यहाँ पर हमें क्या होगा, रिमूव करना पड़ता है। इनको यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ता है, और इनको रिमूव करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पर बर्निंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जो मैग्नीशियम है आपका मेटल, उसकी सरफेस पे, मैग्नीशियम मेटल की सरफेस पे देर आर सर्टेन इम्प्योरिटीज़, और वो इम्प्योरिटी जो होती है वो मैग्नीशियम को बर्न होने से रोकती है, मैग्नीशियम को बर्न होने से रोकती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम जो है उसकी जो सरफेस है वो क्या है, थोड़ा सा क्लीन हो गया है, ठीक है। मैग्नीशियम का सरफेस थोड़ा सा क्लीन हो गया है। आफ्टर दिस क्लीनिंग नाउ वी कैन बर्न दिस, ठीक है। और यहाँ पर जो बनने वाला जो सब्सटेंस होता है, यहाँ पर जो बनने वाला सब्सटेंस होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम कलेक्ट करते हैं। अब देखिए बर्निंग करने के लिए, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पर जो मैग्नीशियम का जो रिबन है, जब मैग्नीशियम का रिबन बर्न करता है, मैग्नीशियम का रिबन जब बर्न करता है तो देखिए यहाँ पर एक सब्सटेंस बनता है, एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, ये है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ मैग्नीशियम। और बर्निंग के लिए कौन सी गैस हेल्पफुल होती है? बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हेल्पफुल होती है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करता है, ऑक्सीजन भी लिखा हो सकता है, और इन दिस केस यू कैन हियर सी एयर ऑल्सो, ठीक है, ऑक्सीजन या एयर। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है या एयर के अंदर बर्न करता है तो ये एक सब्सटेंस बनाता है, और उस सब्सटेंस को मैग्नीशियम का ऑक्साइड बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो एक चेंज है, ये क्या है, एक चेंज है, और ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जनरली जो केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पर नया सब्सटेंस मिला आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, और इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसका कलर कैसा मिला आपको, वाइट कलर। जो मैग्नीशियम सल्फाइड आपको मिला है दैट इज़ ऑफ वाइट कलर, ठीक है। ये तो हो गया एक केमिकल चेंज। अब हम चाहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि इसको हम केमिकल रिएक्शन कैसे बोलें, हाउ कैन वी कॉल इट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको केमिकल रिएक्शन बोलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेज हैं, देखिए दो सब्सटेंसेज हैं ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड प्रोड्यूस्ड, ये सब्सटेंस जो है वो इसमें बना है। तो जो दो टाइप के सब्सटेंसेज है उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो मैग्नीशियम का सिंबल हमें पता है, क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था, आप लोगों को याद होगा, मैग्नीशियम का सिंबल ये होता है। ऑक्सीजन जो होती है जब गैसियस फॉर्म में होती है तो उसको हम O2 की फॉर्म में लिखते हैं, O2G, जी का मतलब गैस, Mg है मैग्नीशियम का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है,
मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। जब ये बर्न करते हैं तो बर्न करने के लिए आपको इनको हीट देना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, और ऐसा करने पर आपको फिर और हीट भी मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब्सटेंस यहाँ पर बनता है, ठीक है। और इसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है ये। तो इसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये तो हो गया फिजिकल चेंज। और जो नीचे हमने विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स जो रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, एंड दिस इज़ कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं नेचर के अंदर, या हमें ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस की बात करनी होती है, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जो विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में, और फिर अगर किसी केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उनकी हेल्प से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है नाम से, तो ये तो हो गया केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। और इसको अगर हम सिंबल्स से यूज़ करते हैं, इफ़ यू यूज़ हियर सिंबल्स देन इट बिकम्स ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। In the next activity, according to your book, in the next activity, आपको क्या करना है? जनरली आपको बोला गया है कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवानी है। लेड नाइट्रेट, ये है आपका लेड नाइट्रेट। देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो आपको लग सकता है कि ये इंग्लिश वाला लेड है, लेकिन ये इंग्लिश वाला लेड नहीं है। इंग्लिश में इसको लीड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम केमिस्ट्री में इसको लेड बोलेंगे, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि उसको आपने वाटर में लिया है, वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या, एक्टिविटी में क्या बोला गया? लेड नाइट्रेट को आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डालना है। पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड जो है उसका भी सॉल्यूशन लेने के लिए बोला गया है, पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पर लिखा हुआ है AQ, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखता है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी की हेल्प से कराऊंगा, ठीक है। एक एक्टिविटी की हेल्प से आपको मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को आप देखिए। Yes. Now you can see that potassium iodide and lead nitrate are available in solid form. In one test tube we have taken sodium lead nitrate in solid form, and in second test tube we are taking potassium iodide that is also present in solid form, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना होगा। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या होगा, जो आपका टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के सॉलिड पार्ट में थोड़ा सा मिनरल एसिड या डिस्टिल वाटर जो है वो मिक्स करते हैं, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम क्या करते हैं, मिनरल डिस्टिल वाटर जो है वो मिला के और उसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसको हम शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से बन जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस आपने लिया है दैट सॉलिड सब्सटेंस इज़ ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सॉलिड और वाटर जो है वो आपस में अच्छे से घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर येलो कलर का एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है। अब ये जो येलो कलर का जो सब्सटेंस है, ये येलो कलर का सब्सटेंस जो है वो बताता है कि इसमें एक रिएक्शन हुआ है और उस रिएक्शन में येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है, येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट बना है जो कि इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल का मतलब जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर करके दिखानी होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपने एक्टिविटी देखा।
एक्टिविटी देखने के बाद में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आपको यहाँ पर एक येलो कलर मिला, एक येलो कलर ऑब्जर्व किया आपने, और ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर किस चीज़ का है? इसको बोला जाता है लेड आयोडाइड। क्या बोला जाता है? लेड आयोडाइड, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक और सब्सटेंस बनता है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया और आपको लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिला, ठीक है। अब देखिए, ये तो है एक केमिकल रिएक्शन। नाउ अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, देन हाउ टू राइट दिस। आपको पता होना चाहिए कि लेड जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? Pb होता है, P कैपिटल स्मॉल b। नाइट्रेट जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? NO3, ठीक है। जब लेड का कंपाउंड बनता है तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, या उसकी वैलेंसी +2 होती है। वो +2 जो है वो यहाँ पर फॉर्म में लिखा जाता है। ये हो गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम का फॉर्मूला K होता है, यूनिट क्या होता है? K सिंबल, और आयोडाइड का सिंबल क्या होता है? I। जब आप इन दोनों की रिएक्शंस आपस में कराते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों की रिएक्शंस आपस में कराते हैं, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम है लेड आयोडाइड, और साथ में बनता है आपको KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। जो येलो कलर आता है वो इस लेड आयोडाइड का होता है। आपने जो अभी देखा है यहाँ पर येलो कलर, दिस येलो कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। और जनरली जो येलो कलर होता है इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड PPT, प्रेसिपिटेट PPT। और जो सब्सटेंस येलो कलर में बनता है उसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसके आगे हम डाउनवर्ड एरो लगा देते हैं, ठीक है। और ये सब किस में होता है? एक्वस फॉर्म में है सभी के सभी। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। और वाटर में डिजोल्व नहीं होता है इसीलिए ये हमें येलो कलर की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। सो ये है आपका एक्टिविटी नंबर 1.2, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपकी बुक के अंदर एक और एक्टिविटी लिखा हुआ है। उस एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या बोलता है। एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपको कुछ जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स की बात कर रहा है। जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स लेना है किसी कॉनिकल फ्लास्क में या कोई टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है उसमें, ठीक है। आपको क्या है बोला गया? आपको बोला गया कि जिंक लेना है, यह है आपका जिंक, और इस जिंक की रिएक्शन आपको डाइल्यूट HCl के साथ करने के लिए बोल रहा है, या आपको जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बोलते हैं इसको, इनके साथ में इसका रिएक्शन कराने के लिए बोला गया है, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि जिंक ग्रेन्यूल्स जो होता है उनके पास, उनके आसपास में क्या होता है। और इसके अलावा आप इसको जो टेस्ट ट्यूब है या जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल जो फ्लास्क है, उसको भी आपस में उसका जो सरफेस है, आउटर सरफेस जो है, उसको टच करके देखिए, ठीक है, कि आपको क्या ऑब्जर्व होता है, आप क्या फील करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर में कुछ चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो आपको इतना सा लिखा हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें इसका केमिकल रिएक्शन लिखना हो और इसका केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी मेटल, चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो जनरली उस मेटल का सॉल्ट बनता है, जनरली उस मेटल का सॉल्ट बनता है। जिंक जो है जब मेटल के फॉर्म में, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। जिंक HCl डाइल्यूट के साथ जब रिएक्शन करता है तो ऐसा होता है, और साथ में यहाँ पर एक गैस रिलीज करता है, रिएक्शन में एक गैस भी प्रोडक्शन होता है, गैस का भी प्रोडक्शन होता है। इन द सेम वे यहाँ पर ये जो जिंक है ये सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, जिंक सल्फेट का। ये जो है सब्सटेंस, इसके साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो भी यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। ये इस इक्वेशन का, सॉरी, ये इस एक्टिविटी की जो आपने बात की है उसका रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हमने तीन एक्टिविटी देख ली। एक्टिविटी 1.1 दैट इज़ मैग्नीशियम के साथ, एक्टिविटी 1.2 दैट इज़ लेड नाइट्रेट वाला पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एंड देन एक्टिविटी नंबर 1.3, ठीक है। तो ये जो तीन एक्टिविटीज़ है, इनसे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में तीन चीज़ों में कोई चेंज आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई केमिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। CGST, C का मतलब क्या है यहाँ पर, कलर, C का मतलब क्या है यहाँ पर, कलर, ठीक है। C का मतलब क्या है, कलर। G का मतलब क्या है, कोई गैस का प्रोडक्शन, चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन में कोई कलर में चेंज आ जाता है, अगर किसी रिएक्शन में कोई कलर में चेंज होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। अगर वहाँ पर कोई गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। S का मतलब क्या है यहाँ पर, S यानी S का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट की बात कर रहा है। स्टेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फिजिकल स्टेट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, तो इसका मीनिंग है कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द 4 important observations, 4 important change which can take place during a chemical reaction, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे आसपास में होते रहते हैं, रेगुलरली होते रहते हैं। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं या ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है उसको हम बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। ये भी एक चेंज है। और इसके अलावा नेचर के अंदर अगर हम बात करें, तो नेचर में जो सबसे बड़ा केमिकल रिएक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस वैसे तो बायो का पार्ट है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है या केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, इन शॉर्ट ES। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पहली बात, फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन करेंगे? जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें ऐसा क्या होता है जो उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनेबल करता है, तो दैट इज़ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल इज द सब्सटेंस विच मेक्स द ग्रीन प्लांट्स कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। देन और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? ग्रीन प्लांट्स चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए इन ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर फ्रीली, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया। और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर की ज़रूरत होती है, और ये जो वाटर होता है वो सभी प्लांट्स को जो है, जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ रूट्स की हेल्प से इसको वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका सनलाइट, यानी कि सन के पास जो लाइट आती है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये 4 चीज़ होती है, ये रिक्वायर्ड होती है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसका इक्वेशन की बात करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है वाटर की प्रेजेंस में। और इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। ये 2 सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, या हम सिंपली बोल सकते हैं C6H12O6, ठीक है। और साथ में इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो भी रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है।
अब अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन जो है यही नेचर का सबसे बड़ा रिएक्शन है, नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सबसे बड़ा रिएक्शन है। अगर हम हमारी बात करें, ह्यूमन काइंड की बात करें, तो हमारे लिए ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं फॉर एडिबल, दैट इज़ ड्यू टू दिस फॉर्मेशन, और इस रिएक्शन को ही बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं तो दो टाइप के सब्सटेंसेस होंगे इसमें। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनेंगे। सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं दोनों सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एक एरो। ठीक है, जनरली ये सिंगल हेडेड एरो होता है। सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है जिसमें एक ही हेड होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को वो पॉइंटिंग करता हुआ होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका पॉइंट होगा। ठीक है, जनरली देखिए जो दो टाइप के सब्सटेंसेज हैं, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें या किसी भी रिएक्शन की बात कर लो, ज़्यादातर आप यहाँ देख सकते हैं सभी रिएक्शंस में मैंने यहाँ पर एरो बनाया है। दैट एरो इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ इक्वल, एंड एरो का मतलब क्या होता है, इक्वल। आप जब इसको बोलेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे CO2 + H2O इज़ इक्वल टू बाकी के जो सब्सटेंसेज हैं उनके। तो इस एरो को जनरली हम क्या बोलते हैं, इज़ इक्वल टू, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड गिव्स। हाँ सर, वो जो सर ने बोला था आपको देने के लिए, मेरे को मिलेगा। हाँ, वो मैंने सर को बोला था देने के लिए, पर सर ने बोला आपको जान के देने के लिए। अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको 10 मिनट। 10 मिनट ठीक है, आप थोड़ी देर बैठो। सर, मैं ऊपर में। हाँ ठीक है। यस, सो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको दो टाइप्स में या उनको दो नाम दिए जा सकते हैं। एक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स एंड दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए किसी रिएक्शन में हो सकता है आपको एक ही रिएक्टेंट मिले, इट मे बी, इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकता है। किसी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर दो टाइप के पार्ट हो गए। अब आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन देख के पूछे कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इजीली आप बता सकते हैं। जनरली जो एरो है, इस एरो का ये तो होता है फॉरवर्ड पार्ट, यानी कि सामने वाला पार्ट ये है, और इस एरो के पीछे की तरफ जो पार्ट होता है वो, तो एरो के पीछे की तरफ का जो पार्ट होता है वहाँ पर उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के जो सामने की तरफ जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्टेंट है और ये दोनों सब्सटेंसेस प्रोडक्ट है। इन द सेम वे ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्टेंट है, ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्टेंट है, और ये जो दोनों सब्सटेंसेस है ये और ये दोनों प्रोडक्ट है। ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इन ए रिएक्शन दैट व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज ए प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये इतना आप कर सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स क्लियरली। चलिए, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर एक पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, माइनस का साइन यूज़ नहीं करते हैं जनरली। देखिए यहाँ पर किसी भी रिएक्शन में देख लीजिए, ये CO2 है, एक सब्सटेंसेस है, दूसरा वाटर है, सब्सटेंस है, दोनों अलग अलग सब्सटेंस है। तो दोनों अलग अलग सब्सटेंस को किसी केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव सिंबल यानी कि प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्लस का साइन हमें बताता है कि यहाँ पर दो सब्सटेंसेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसके बाद में किसी केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस या किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.